बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम PPSC लेक्चर मैथमेटिक्स के जो पास्ट पेपर्स हैं ये हम सॉल्व कर रहे हैं और इससे पहले हम 2017 का कंप्लीट पेपर सॉल्व कर चुके हैं और इन तमाम लेक्चर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अभी हम PPSC लेक्चर मैथमेटिक्स का जो 2015 का पेपर है ये सॉल्व कर रहे थे और इससे पहले हमने इसके फर्स्ट 60 MCQ सॉल्व कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम MCQ नंबर 61 से 70 तक सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। MCQ नंबर 61 में हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, Z/N एक साइक्लिक ग्रुप है जो इससे जनरेट हो रहा है N से, इज़ आइसोमॉर्फिक टू डैश। ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा? ऑप्शन ए है NZ, ऑप्शन बी है N एक साइक्लिक ग्रुप जो N से ही जनरेट हो रहा है, और C है जी ZN, और D है हमारे पास 0 + -2n + -4n अप टू सो ऑन। ये एक सेट है। अब स्टेटमेंट की तरफ जाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पहले पता होनी चाहिए, हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ नॉर्मल सब ग्रुप की। नॉर्मल सब ग्रुप जिसको इनवेरिएंट भी कहते हैं। नॉर्मल सब ग्रुप को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, लेट G एक कोई ग्रुप है आपका और H उसका सब ग्रुप है। अब ये सब ग्रुप क्या होता है ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं। G एक ग्रुप है, H उसका सब ग्रुप है, तो H इज नॉर्मल subgroup of G if and only if G inverse equals to H for all G belongs to G। G अगर एक ग्रुप है, H उसका सब ग्रुप है, तो H उसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ आपने क्या करना है, G में से एलिमेंट उठाने हैं और H को लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से इसको मल्टीप्लाई करवाना है। लेफ़्ट साइड से G और राइट साइड से उसका इन्वर्स। अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन H के इक्वल आए तो फिर हम ये कहेंगे कि जो H है जो कि G का सब ग्रुप था वो अब इसका नॉर्मल सब ग्रुप बन गया। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि कोशेंट सब ग्रुप क्या होता है। कोशेंट सब ग्रुप जिसको फैक्टर सब ग्रुप भी कहते हैं, इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि अगर G एक ग्रुप है और H उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, और नॉर्मल सब ग्रुप की अभी हमने कंडीशन देख लिया। G ग्रुप है, H उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, देन कोशेंट सब ग्रुप ऑफ G by H is defined and denoted as, इसको डिनोट इस तरह से करेंगे, G/H equals to GH such that G belongs to capital G और HG such that G belongs to capital G। G अगर एक ग्रुप है, H उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो फिर कोशेंट सब ग्रुप ऑफ G/H उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, G/H, H उसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है और इस रिप्रेजेंटेशन को हम कोशेंट सब ग्रुप या फैक्टर सब ग्रुप कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें H के आपने कोसेट्स फाइंड करने हैं, लेफ्ट कोसेट्स या राइट कोसेट्स। लेफ्ट कोसेट्स या राइट कोसेट्स का जो सेट है H का G में, दिस इज एक्चुअली कोशेंट सब ग्रुप। इसके बाद हम देखते हैं होमोमॉर्फिज्म क्या होती है। होमोमॉर्फिज्म को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, लेट
G binary operation dot and G dash binary operation cross are two groups, तो इन पे मैपिंग होगी फ्रॉम G टू G डैश। किस तरह से डिफाइन करेंगे? A डॉट B इक्वल्स टू फाई ऑफ A क्रॉस फाई ऑफ B। तो इस मैपिंग को हम कहेंगे होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G टू G डैश। दिस इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G टू G डैश। इसके बाद लास्ट पे हमारी जो डेफिनेशन है वो है आइसोमॉर्फिज्म की। आइसोमॉर्फिज्म को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, आ होमोमॉर्फिज्म फाई फ्रॉम G टू G डैश is isomorphism if and only if phi is bijective। अब बाइजेक्शन में आपको पता क्या होता है? दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो ऑन टू हो और दूसरा 1-1 भी हो, और इन दोनों चीज़ों को हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम वापस आते हैं अपनी स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट में हमारे पास गिवन है जी G ओवर नीचे एक साइक्लिक ग्रुप है जो N से जनरेट हो रहा है। तो दिस इज़ क्वोशंट सब ग्रुप। क्वोशंट सब ग्रुप को अभी हमने किस तरह से डिफाइन किया है? ये G ओवर H होता है और इसमें आपने एलिमेंट्स उठाने हैं G में से, या तो आप H के लेफ़्ट कोसेट्स लिख लें या राइट कोसेट्स लिख लें। तो फिर हम इसको किस तरह से लिखेंगे? G ओवर N एलिमेंट्स उठाने हैं G में से। जैसे यहाँ पे हमने G में से उठाए थे ना, ये स्मॉल g, यहाँ पे हमारा G क्या है? Z। तो अगर लेट्स सपोज मैं इसके राइट कोसेट्स लिखूँ तो वो इस तरह से होगा ना, 1 फिर +2 +3 और आगे जाके ये कहीं बनेगा N प्लस N-1 और फिर होगा जी लास्ट पे N। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, जो हमने इसके राइट कोसेट्स लिखे हैं उनकी तादाद कितनी है? N। तो फिर ये जो क्वोशंट सब ग्रुप है इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ Z ओवर N। चूँकि राइट कोसेट्स की तादाद n है तो इसका ऑर्डर क्या होगा इस क्वोशंट सब ग्रुप का? n। और इसके बाद यहाँ पे अगर मैं 1 से जनरेट होने वाला सेट लिखूँ तो वो क्या होगा? 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। इसी तरह से 2 से जनरेट होने वाला जो सेट है वो क्या होगा? 2 का मल्टीपल्स 0 +-2 +-4 अप टू सो ऑन। सिमिलरली जो 3 से जनरेट होगा वो सेट क्या होगा? 3 के मल्टीपल्स 0 +-3 +-6 अप टू सो ऑन। तो सिमिलरली जो n से जनरेट होगा वो हमारे पास यहाँ पे कौन सा सेट आएगा? NZ, मतलब n के मल्टीपल्स। जिस तरह से हमने ये देखा ना, 2 के मल्टीपल्स जो 2 से जनरेट हो रहा है, 3 से जो जनरेट हो रहा है वो 3 के मल्टीपल्स, जो n से जनरेट हो रहा है वो क्या है? n के मल्टीपल्स सेट ऑफ इंटीजर। अब यहाँ पे देखें ये किसके इक्वल आ गया है? NZ के। यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है? Z ओवर N साइक्लिक ग्रुप। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? NZ। तो यहाँ पे देखें ये जो क्वोशंट सब ग्रुप बन गया है, इसमें जो Z है ये हमारा G है और H क्या है? NZ। हमने क्या करना होता है? NZ के कोसेट्स लिखने होते हैं। तो इसकी तादाद कितनी है? N। तो फिर ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा? Zn के। ये आइसोमॉर्फिक की सिंबल है। और यहाँ पे हम एक रिज़ल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। वो रिज़ल्ट क्या है? एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n is
आइसोमॉर्फिक टू Zn। हर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जिसका ऑर्डर n हो वो किसके आइसोमॉर्फिक होता है? Zn के। तो ये जो मेरे पास Z/n से जनरेट होने वाला क्वोशंट सब ग्रुप था, इसका ऑर्डर हमने देखा क्या है? n फाइनाइट। तो फिर ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा? Zn के। वो हमने यहाँ से भी प्रूव कर लिया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास स्टेटमेंट में जो क्वोशंट सब ग्रुप गिवन है Z/n, ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा? Zn के, जो कि इसकी सी ऑप्शन करेक्ट है। तो MCQ नंबर 61 में हमारे पास एक क्वोशंट सब ग्रुप गिवन था, हमने ये फाइंड करना था कि ये किसके आइसोमॉर्फिक है। इससे पहले हमने कुछ बेसिक चीज़ें देखी, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, क्वोशंट सब ग्रुप क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म क्या होती है, आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है। उसके बाद हमने क्या किया कि इस क्वोशंट सब ग्रुप की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए इसके राइट कोसेट्स लिखे, इसका ऑर्डर हमें यहाँ से पता चल गया n, और फिर हमने ये देखा कि अगर n से जनरेट होने वाला जो ग्रुप है वो NZ है, तो फिर ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा? Zn के, जो कि हम इस रिजल्ट से भी आइडिया लगा सकते हैं कि एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू Zn, क्योंकि इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 61 आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 62 को सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर एन अबिलियन ग्रुप G। अगर G एक अबिलियन ग्रुप है तो फिर इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है अबिलियन ग्रुप के लिए? पहली ऑप्शन क्या है? A, B, और ये जो ब्रैकेट है ये कम्यूटेटर को रिप्रेजेंट कर रही है, ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, इज़ इक्वल टू E, और यहाँ पे ये जो A और B हैं ये बिलोंग कर रहे हैं G से। बी ऑप्शन है G इज़ अ सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60। सी ऑप्शन है G डैश इज़ इक्वल टू एक ग्रुप है हमारे पास जिसमें एक ही एलिमेंट है आइडेंटिटी, और डी है सेंटर ऑफ G इज़ इक्वल टू G। तो स्टेटमेंट को डिस्कस करने से पहले हम इन चारों को बारी बारी डिस्कस करेंगे। ये जो मेरे पास A, B है, दिस इज़ एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटर। कम्यूटेटर इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, ये G से G पे ही डिफ़ाइन होता है, और A, B इसको हम इस तरह से ऑपरेट करते हैं, A इन्वर्स B इन्वर्स फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G। G यहाँ पे हमारा ग्रुप है, और कम्यूटेटर से हासिल होने वाले ये जो एलिमेंट्स हैं, these elements are called derived elements। let's suppose यहाँ पे मैं एक ग्रुप ले लेता हूँ, let's suppose V4, इसमें एलिमेंट्स हैं जी अल्फ़ा, बीटा, सच डैट अल्फ़ा स्केयर, बीटा स्केयर इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा होल का स्केयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इसमें एलिमेंट्स किस तरह से होंगे? एक तो आइडेंटिटी आएगी अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा। अब हम इस ग्रुप के जो ड्राइव्ड एलिमेंट्स हैं इस कम्यूटेटर की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए फाइंड करेंगे। ये आप देखिएगा किस तरह से। लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ आइडेंटिटी और अल्फ़ा की, इस पे मैं कम्यूटेटर की डेफिनेशन अप्लाई करके इसका ड्राइव्ड एलिमेंट फाइंड करता हूँ बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन। ई और अल्फ़ा को हम किस तरह से लिखेंगे? ई अल्फ़ा, ई इनवर्स और अल्फ़ा इनवर्स बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटर। अब आप इसको सॉल्व करें, ये है ई अल्फ़ा, आइडेंटिटी का इन्वर्स तो आइडेंटिटी होना है, और ये अल्फ़ा इन्वर्स, ये आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा इन्वर्स। तो यहाँ से ये किसके इक्वल है? आइडेंटिटी के, आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी आइडेंटिटी। इसका मतलब है कि ई और अल्फ़ा से जनरेट होने वाला जो ड्राइव्ड एलिमेंट है वो क्या है? ई। इसी तरह से अब मैं अल्फ़ा और लेट्स सपोज बीटा की बात करता हूँ, तो इस पे हम किस तरह से डेफिनेशन अप्लाई करेंगे? अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इन्वर्स, बीटा इन्वर्स। अब यहाँ पे देखें, ये जो अल्फ़ा इन्वर्स है ये किसके इक्वल है? किसी भी ग्रुप में ऐसा एलिमेंट जिसका ऑर्डर 2 हो वो अपना ही इन्वर्स होता है। मतलब यहाँ पे अल्फ़ा किसके इक्वल होगा? अल्फ़ा इन्वर्स के, और बीटा किसके इक्वल होगा? बीटा इन्वर्स के, और अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल होगा? अल्फ़ा बीटा इन्वर्स के।
क्योंकि इन तीनों का जो ऑर्डर है वो 2 है। तो यहाँ से देखें अल्फ़ा इन्वर्स किसके इक्वल है, अल्फ़ा के, और बीटा इन्वर्स किसके इक्वल है, बीटा के। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, अल्फ़ा बीटा होल का स्क्वायर, और अल्फ़ा बीटा होल का स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। तो यहाँ से आपने देखा कि अल्फ़ा और बीटा पे जब हमने कम्यूटेटर की डेफिनेशन अप्लाई की तो हमारे पास जो ड्राइव्ड एलिमेंट आया है वो क्या है, आइडेंटिटी। अगर अब यहाँ पे ये पॉइंट ज़रा गौर से सुनना आपने, अगर आपका ग्रुप एबिलियन है तो फिर आपके पास जनरेट होने वाला हमेशा जो ड्राइव्ड एलिमेंट है वो क्या होगा, आइडेंटिटी। ये मैं रिजल्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, इफ़ G is abelian then the only derived element is E। और इसको हम किस तरह से लिखते हैं, G डैश इक्वल्स टू E, और ये जो G डैश है दिस इज ड्राइव्ड ग्रुप। यहाँ पे हम ड्राइव्ड ग्रुप की भी डेफिनेशन देख लेते हैं, ड्राइव्ड एलिमेंट्स ऑफ एवरी ग्रुप form a group called derived group। किसी भी ग्रुप के जो ड्राइव्ड एलिमेंट्स हैं वो भी ग्रुप बनाते हैं, और उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ड्राइव्ड ग्रुप, जिसको G डैश से डिनोट किया जाता है। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो V4 ग्रुप था उसके हमने ड्राइव्ड एलिमेंट्स निकाले तो वो सिर्फ क्या आ रहे थे, आइडेंटिटी। इसका मतलब ये था कि V4 एक अबिलियन ग्रुप है। तो किसी भी ग्रुप के जो ड्राइव्ड एलिमेंट्स होते हैं वो भी ग्रुप बनाते हैं, और उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ड्राइव्ड ग्रुप। तो V4 का जो ड्राइव्ड ग्रुप है उसमें एक ही एलिमेंट है, आइडेंटिटी। और इसके बाद यहाँ पे मैं एक और ग्रुप ले रहा हूँ S3, अल्फ़ा बीटा, इसमें एलिमेंट्स हैं अल्फ़ा क्यूब इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो इसमें कौन से एलिमेंट्स होंगे, आइडेंटिटी, अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, ये इसमें एलिमेंट्स हैं। अब अगर मैं इस ग्रुप के कोई भी दो एलिमेंट्स को उस पर कम्यूटेटर की डेफिनेशन अप्लाई करते हुए उसका ड्राइव्ड एलिमेंट निकालूं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एलिमेंट्स ले रहा हूँ अल्फ़ा और बीटा। अब जब हम अल्फ़ा और बीटा पे कम्यूटेटर की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो ये होगा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इन्वर्स, बीटा इन्वर्स। अब इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये है जी हमारे पास अल्फ़ा क्यूब आइडेंटिटी के इक्वल है, तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा इन्वर्स के, क्योंकि अल्फ़ा क्यूब है ना आइडेंटिटी के इक्वल। इसी तरह से ये जो बीटा है ये किसके इक्वल होगा, बीटा इन्वर्स के, और अल्फ़ा बीटा इन्वर्स के, क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर 2 है ना, तो ऑर्डर 2 का जो एलिमेंट होता है वो अपना इन्वर्स होता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम बीटा क्या लिख सकते हैं, बीटा इन्वर्स, और ये है अल्फ़ा इन्वर्स, बीटा इन्वर्स। अब ये जो बीटा इन्वर्स अल्फ़ा इन्वर्स है इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा होल का इन्वर्स। ये बात समझ आ गई। तो ये बनेगा अल्फ़ा बीटा, और ये बीटा इन्वर्स है, ये किसके इक्वल है, ये भी बीटा के इक्वल है। तो यहाँ से ये बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर और ये बनेगा बीटा स्क्वायर, और ये अल्फ़ा स्क्वायर तो वैसे ही आ गया, बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। तो इसका मतलब है अल्फ़ा और बीटा का ड्राइव्ड एलिमेंट क्या आया है, अल्फ़ा स्क्वायर। तो देखें इसका पहला एलिमेंट ही हमें ऐसा मिल गया है जो आइडेंटिटी नहीं है। इट मीन्स S4 इज़ नॉट अबिलियन। ये फ़र्क पता चल गया। अब पहले मैंने यहाँ पे V4 की एग्जांपल ली थी, इसके जब हमने ड्राइव्ड एलिमेंट्स निकाले तो वो क्या आ रहे थे, आइडेंटिटी। क्यों, क्योंकि V4 अबिलियन है, S3 चूँकि अबिलियन नहीं है, इसलिए यहाँ पे देखें हमारे पास आइडेंटिटी के अलावा भी एलिमेंट्स आएंगे। अब जब आप S3 के बाकी तमाम जो ड्राइव्ड एलिमेंट्स हैं वो फाइंड करेंगे तो वो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ।
ये है जी जी डैश। जी डैश चूँकि डिराइव्ड एलिमेंट्स का ग्रुप होता है जिसको डिराइव्ड ग्रुप कहते हैं। S3 का जो डिराइव्ड ग्रुप होगा उसमें एलिमेंट्स होंगे आइडेंटिटी, अल्फ़ा और अल्फ़ा स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास जो पहली ऑप्शन है वो है ए और बी पे जब आप कम्यूटेटर की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ड्राइव्ड एलिमेंट क्या आता है, आइडेंटिटी। तो वो कब आता है, जब जी क्या हो, अबेलियन। तो जबकि स्टेटमेंट में हमारे पास क्या गिवन है कि आपने वो वाली ऑप्शन चूज़ करनी है जो अबेलियन ग्रुप के लिए ट्रू नहीं है। तो वो ए तो नहीं हो सकती क्योंकि ये तो अबेलियन ग्रुप के लिए है। बी को बाद में देखते हैं। सी यहाँ पे देखें, जी डैश क्या है, ड्राइव्ड ग्रुप, ये अभी हमने यहाँ पे डिफाइन किया। और ये अगर आइडेंटिटी के इक्वल है तो इट मीन्स जी आपका क्या है, अबेलियन ग्रुप। तो सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि हमने तो वो ऑप्शन ढूंढनी है ना जो अबेलियन ग्रुप के लिए ट्रू नहीं है। और इसके बाद डी हमारे पास है सेंटर ऑफ जी इज इक्वल टू जी। इसके लिए भी यहाँ पे मेरे पास एक रिजल्ट है कि इफ़ सेंटर ऑफ जी इक्वल्स टू जी। सेंटर, अब हम पिछले लेक्चर में इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि सेंटर ऑफ ग्रुप कैसे फाइंड करते हैं। ग्रुप के वो वाले एलिमेंट्स जो ग्रुप के एलिमेंट से ही कम्यूट करें। तो अगर आपका सेंटर ऑफ ग्रुप पूरा ही जी आ जाता है, पूरा जी के इक्वल, तो फिर इसका मतलब क्या होगा, जी इज़ अबेलियन। अगर जी अबेलियन ग्रुप है तो फिर उसका सेंटर पूरे ग्रुप के इक्वल आएगा। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। तो फिर ये जो हमारे पास बी ऑप्शन बचती है, जी इज़ अ सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल ग्रुप बेसिकली वो वाला ग्रुप होता है जिसका कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना एग्जिस्ट करे। अ ग्रुप हैविंग नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। और A5 जो है इज ओनली सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60। ये भी हम देखेंगे कि इसका ऑर्डर 60 किस तरह से है। अब ये जो A5 है, A वाली जो सीरीज़ है AN, these are alternating groups और ये इवन परमुटेशन से जनरेट होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ऑर्डर की। AN के ऑर्डर का फार्मूला है AN इक्वल्स टू n फैक्टोरियल ओवर 2। अब अगर मैं बात करूं A5 की तो A5 इक्वल्स टू 5 फैक्टोरियल ओवर 2। 5 फैक्टोरियल 5 4 3 2 ओवर 2, ये कैंसिल और ये क्या आ गया हमारे पास 60। तो यहाँ पे हमारे पास A5 ही एक ऐसा सिंपल ग्रुप है जिसका ऑर्डर 60 है और यही स्टेटमेंट अबेलियन ग्रुप के लिए ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब है 62 MCQ की कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ जी इज़ अ सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60। तो वो हमने ये देख लिया कि A5 ही एक ऐसा सिंपल ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है 60। तो MCQ नंबर 62 में हमारे पास स्टेटमेंट ये थी कि हमने ये बताना है कि इन चारों में से कौन सी ऑप्शन अबेलियन ग्रुप के लिए ट्रू नहीं है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे कम्यूटेटर को यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि अगर दो एलिमेंट्स ग्रुप में से आप उठाएं और उनसे हासिल होने वाला जो ड्राइव्ड एलिमेंट है वो अगर ई ही आए तमाम एलिमेंट्स के लिए तो फिर वो हमारा ग्रुप क्या होता है, अबेलियन। और फिर हमने बी को यहाँ पे डिस्कस किया। उससे पहले ये जो सी है ये है जी डैश। जी डैश बेसिकली क्या होता है, ड्राइव्ड ग्रुप, जो कि ड्राइव्ड एलिमेंट्स किसी भी ग्रुप के जो होते हैं उससे बनता है। और उसके बाद डी हमने देखा कि अगर किसी ग्रुप का सेंटर ग्रुप के इक्वली आ जाए तो फिर जी क्या होता है, अबेलियन। तो चूंकि स्टेटमेंट में हमारे पास ये कहा गया था कि आप वो वाली ऑप्शन चूज़ करें जो अबेलियन ग्रुप के लिए ट्रू नहीं है, तो वो फिर इसकी बी ऑप्शन थी जिसमें G इज़ अ सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60। यहाँ पे हमने सिंपल ग्रुप को भी डिफाइन कर लिया और हमने देखा कि A5 ही सिर्फ एक ऐसा सिंपल ग्रुप है जिसका ऑर्डर 60 है। और यहाँ से हमने AN से ये देख भी लिया कि A5 का ऑर्डर 60 किस तरह से फाइंड करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 62 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 63 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इनर आउटर मॉर्फिज्म्स ऑफ Q एक ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस गिवन है और इज डैश। इसकी हमने इनर आउटर मॉर्फिज्म्स फाइंड करनी है। ऑप्शन ए है सेट हमारे पास है जिसमें एक ही एलिमेंट है, आइडेंटिटी। ऑप्शन बी है C2 क्रॉस C2।
ऑप्शन सी है Q और ऑप्शन डी है C4। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो इनर आउटर मॉर्फिज्म है इसको डिफाइन करते हैं। इनर आउटोमॉर्फिज्म, लेट जी स्टैटिक यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है, बी आ ग्रुप, देन a mapping F from G to G is inner automorphism। किस तरह से डिफाइन करेंगे हम इसको? एफ ए एक्स इक्वल्स टू ए एक्स ए इनवर्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, और यहाँ पे ए भी जी से बिलोंग कर रहा है। तो इनर आउटरमॉर्फिज्म एक ऐसी मैपिंग है जो ए ग्रुप जी से जी पे ही डिफाइन होती है। और हम ये किस तरह से फाइंड करेंगे? अगर मैंने ए की इनर आउटरमॉर्फिज्म फाइंड करनी है जी में, तो हम क्या करेंगे? जी के हर एलिमेंट को ए से इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे कि लेफ़्ट साइड से ए और राइट साइड से ए इनवर्स, और ये काम हमने जी के हर एलिमेंट के लिए करना है। तो दिस इज़ इनर आउटरमॉर्फिज्म्स। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट है, इफ़ G is a finite group and Z of G is center of G। अगर G एक फाइनाइट ग्रुप है और Z of G इसका सेंटर है, तो फिर G ओवर Z of G कोशेंट सब ग्रुप जो है ये आइसोमॉर्फिक होगा इनर आउटर मॉर्फिज्म ऑफ जी के। अब यहाँ पे जो हमारे पास ग्रुप गिवन है, ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस, इसका सेंटर क्या होगा? जी ऑफ क्यू। इसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट होंगे, प्लस माइनस वन। तो फिर इस रिज़ल्ट के मुताबिक इसका ऑर्डर हम फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से? ग्रुप हमारा क्या है? ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस, जिसका ऑर्डर है 8, और सेंटर का ऑर्डर क्या है? सेंटर में दो एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर है 2, तो ये आ गया 4। इट मीन्स जी ओवर जी ऑफ जी, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा? V4 के। ऑर्डर 4 आया ना, तो देखिए 4 ऑर्डर के हमारे पास यहाँ पे दो ग्रुप्स हैं, बी में हम C2 क्रॉस C2 और डी में है C4। अब ये जो C4 है, दिस इज साइक्लिक एंड अबिलियन, जबकि Q जो है ये तो नॉन अबिलियन है। तो फिर ये G ओवर Z ऑफ G जो कोशेंट सब ग्रुप है, ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा? C2 क्रॉस C2 के, क्योंकि C4 तो अबिलियन है जबकि Q तो नॉन अबिलियन है ना, तो फिर इसलिए ये आइसोमॉर्फिक होगा C2 क्रॉस C2, जो कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो MCQ नंबर 63 में हमारे पास उसने इनर आउटर मॉर्फिज्म पूछी थी ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस की। तो सबसे पहले हमने इनर आउटर मॉर्फिज्म को डिफाइन किया, और फिर रिजल्ट हमने ये देखा कि अगर G एक फाइनाइट ग्रुप है और Z ऑफ G अगर उसका सेंटर है, तो फिर ये जो कोशेंट सब ग्रुप है ये आइसोमॉर्फिक होता है इसके इनर आउटर मॉर्फिज्म के। और यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियन है उसका सेंटर है प्लस माइनस 1, ऑर्डर 2, और ग्रुप का ऑर्डर है 8। तो यहाँ से हमारे पास फिर जो ग्रुप बनेगा जो इसके आइसोमॉर्फिक होगा उसका ऑर्डर 4 होगा, विच इज़ V4। अब ऑप्शन में जो कि हमारे पास 4 ऑर्डर के दो ग्रुप्स थे, एक था C2 क्रॉस C2 और एक है C4। और C4 चूँकि हमने देखा साइक्लिक और अबिलियन है, जबकि ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस तो नॉन अबिलियन है। इसका मतलब है V4 C4 के तो आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियन जो है ये नॉन अबिलियन है। इसका मतलब है फिर ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा? C2 क्रॉस C2 के, जो कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 63 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 64 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 इज़ डैश। एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 6 है, हमने उसके नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस फाइंड करनी है। ऑप्शन हमारे पास क्या है, 1 2 3 6। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कॉन्जुगेसी क्लास क्या होती है, और उससे पहले हम देखते हैं कि कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होता है। कॉन्जुगेट एलिमेंट, तो कॉन्जुगेट एलिमेंट को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, लेट G be a group and A belongs to G, A कोई एलिमेंट है G का, then conjugate of A is defined as x A x inverse for all x belongs to G। G एक ग्रुप है और A उसका कोई एलिमेंट है, तो A के जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होंगे वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे। A को रखेंगे सेंटर में और x लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई होगा और उसका इन्वर्स राइट साइड से मल्टीप्लाई होगा, और ये x कहाँ से आएंगे, G में से। तो इस तरह से जितने भी एलिमेंट्स बनेंगे A के वो कॉन्जुगेसी क्लास बनाएंगे, और उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं CA, this is called conjugacy class of A। अब स्टेटमेंट में हमारे पास जो ग्रुप गिवन है वो साइक्लिक है, एज साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन। साइक्लिक ग्रुप एबिलियन होता है, तो यहाँ से फिर हमें एक रिजल्ट मिलता है, इन एबिलियन ग्रुप ईच एलिमेंट इज इट्स ऑन कॉन्जुगेसी क्लास। अगर आपका ग्रुप एबिलियन है तो हर एलिमेंट जो है वो अपनी कॉन्जुगेसी क्लास होगा। तो इसका मतलब ये है, नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ एबिलियन ग्रुप, दिस इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप। क्योंकि हमने रिजल्ट में देखा है कि अगर ग्रुप आपका है एबिलियन तो हर एलिमेंट अपनी ही कॉन्जुगेसी क्लास बनाएगा, तो फिर उसकी नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस क्या होंगी, जितना उस ग्रुप का ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास चूँकि साइक्लिक ग्रुप गिवन था, साइक्लिक ग्रुप एबिलियन होता है, और एबिलियन की सूरत में इसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस की तादाद क्या होगी, इसका जितना ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर चूँकि 6 है, तो फिर इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी, 6 ही इसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस होंगी। तो MCQ नंबर 64 में हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप गिवन था जिसका ऑर्डर 6 था, इसकी हमने नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस फाइंड करनी थी। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे देखा कि कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होता है। तो A के जो कॉन्जुगेट्स होंगे वो कॉन्जुगेसी क्लास बनाएंगे, जिसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं CA। फिर इसके बाद हमने देखा कि साइक्लिक ग्रुप, जो कि स्टेटमेंट में हमारे पास साइक्लिक ग्रुप गिवन था ना ऑर्डर 6 का, जिसकी हमने कॉन्जुगेसी क्लासेस की तादाद फाइंड करनी है। तो चूँकि साइक्लिक ग्रुप एबिलियन होता है और एबिलियन ग्रुप की सूरत में हर एलिमेंट अपनी कॉन्जुगेसी क्लास बनाता है, तो फिर उसकी तादाद कितनी होगी, जितना उस ग्रुप का ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे चूँकि ग्रुप का ऑर्डर 6 है तो इसकी नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस भी कितनी होंगी, 6, जो कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 64 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 65 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 12 इज़ डैश। अगर 12 ऑर्डर का ग्रुप है तो उस पे जो नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप्स होंगे उनकी तादाद कितनी होगी। ऑप्शन हमारे पास हैं 1 2 3 6। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। पहले सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पॉजिटिव इंटीजर पार्टीशन है ये क्या होती है।
पॉजिटिव इंटीजर जो हैं उनको हम किस तरह पार्टीशंस में डिवाइड करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास है इंटीजर 1, तो इसकी जो पॉजिटिव इंटीजर पार्टीशन है वो 1 ही होगी। अगला इंटीजर है 2 को हम किस तरह से पार्टीशन कर सकते हैं, इसकी 1 + 1 और फिर ये 2 खुद। करना आपने क्या है, उसके पॉसिबल सम्स लिखने हैं आपने। लेट्स सपोज 3 है, इसके पॉसिबल सम क्या हो सकते हैं, 1 + 1 + 1, फिर 1 + 2 और फिर 3 खुद। देखें 1 + 2 लिख दिया है तो 2 + 1 नहीं लिखना, रेपिटेशन नहीं आनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं 4 की, तो इसकी पॉजिटिव इंटीजर पार्टीशन क्या होगी, 1 + 1 + 1 + 1। इसके बाद आप क्या करें, इन दोनों को ऐड कर दें, 1 + 1 वैसे इन दोनों को ऐड करेंगे, ये बनेगा 2। फिर उसके बाद 1 प्लस इन तीनों को ऐड कर दें, 3 बन गया। उसके बाद 2 + 2 4 बनाना है ना, और लास्ट पे हमारे पास क्या आएगा, 4। इसका मतलब है 4 की जो पॉजिटिव इंटीजर पार्टीशन है वो कितनी बनी है, 1 2 3 4 5। अब हम बात करते हैं 5 की, इसकी पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर पार्टीशन क्या होंगी, 1 + 1 + 1 + 1 + 1। ये आ गई पहली पार्टीशन। अगली पार्टीशन क्या होगी, इनको ऐसे रहने दें, इन दोनों को ऐड कर दें, 1 + 1 + 1 + 2। उसके बाद इन तीनों को ऐड करें, 1 + 1 + 3। फिर उसके बाद इन चारों को ऐड कर दें, 1 + 4। उसके बाद 2 + 3 और उसके बाद 2 + 2 + 1। यही इसकी पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर पार्टीशन थी, और लास्ट पे ये 5 खुद आ जाएगा। इसकी तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 इसकी पॉजिटिव इंटीजर पार्टीशन है। तो इस तरह से हम किसी भी इंटीजर की पॉजिटिव इंटीजर पार्टीशंस कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर G एक ग्रुप है और उसका ऑर्डर अगर n है, तो ये n इक्वल होता है जी P1 α1 डॉट P2 α2 अप टू Pn αn, वेयर ये जो Pi's हैं दीज आर प्राइम्स, और अल्फ़ा आपका यहाँ से बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। अब हम आते हैं अपनी स्टेटमेंट पे, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक abelian groups of order n, ये इक्वल होगा P1 α1 डॉट P2 α2 अप टू Pn αn। और यहाँ पे ये जो P1 α1 है, दिस इज़ पॉजिटिव इंटीजर पार्टीशन ऑफ α1। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो ग्रुप गिवन है उसका ऑर्डर कितना है, 12। आप इसकी कर दें प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 6 are 12, 2 3 3 1, तो ये है जी 2 × 2 × 3। अब यहाँ पे 2 की पावर कितनी होगी, 2, और 3 की पावर 1। अब यहाँ पे ये जो दो पावर्स हैं, एक 2 है एक 1 है, इसकी अब हमने क्या करनी है, पॉजिटिव इंटीजर पार्टीशन। तो यहाँ पे 2 की जो पॉजिटिव इंटीजर पार्टीशन है, मतलब P1 α1, 2 की पॉजिटिव इंटीजर पार्टीशन कितनी थी, 2 ही थी। फिर उसके बाद 1 की पॉजिटिव इंटीजर पार्टीशन मतलब P2 α2, इस फार्मूले के मुताबिक वो क्या होगी, 1 की तो 1 ही है ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 1 = 2। तो ये हमारे पास नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप की तादाद आ गई अगर ऑर्डर क्या हो, 12। तो फिर इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो MCQ नंबर 65 में उसने हमसे ये पूछा था कि नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 इज़ डैश, कि अगर आपके पास 12 ऑर्डर का ग्रुप है तो उसके नॉन आइसोमॉर्फिक जो ग्रुप्स हैं
उनकी तादाद क्या होगी। यहाँ पे हमने सबसे पहले ये देखा कि पॉजिटिव इंटीजर पार्टीशन क्या होती है। तो यहाँ पे हमने एक जी ग्रुप ले लिया जिसका ऑर्डर n था, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। और फिर नंबर ऑफ़ नॉन आइसोमॉर्फिक एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, ये किसके इक्वल होगा, P1 अल्फ़ा 1 P2 अल्फ़ा 2 अप टू Pn अल्फ़ा n। और यहाँ पे P1 अल्फ़ा 1 क्या है, ये जो हमारे पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसकी पावर्स की पॉजिटिव इंटीजर पार्टीशन। तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्रुप था उसका ऑर्डर 12 था, 12 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की और उसमें पावर्स में हमारे पास दो नंबर आए 2 और 1। 2 की जो पॉजिटिव इंटीजर पार्टीशन है वो 2 ही है, उसकी तादाद ये 2 आ गया, 1 की 1 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ नॉन आइसोमॉर्फिक एब्रिलियन ग्रुप्स आ गए, जो कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 65 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 66 को सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, ऑर्डर ऑफ SILO2 सब ग्रुप ऑफ Q8 इज़ डैश। ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस गिवन है हमारे पास, हमने इसके जो SILO2 सब ग्रुप है उसका ऑर्डर फाइंड करना है। ऑप्शन हमारे पास गिवन है 1 2 4 8। अब ये जो SILO2 सब ग्रुप है इस पे मूव करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, वो हम पहले यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ P ग्रुप की। अगर मेरे पास एक फाइनाइट ग्रुप है G जिसका ऑर्डर P पावर अल्फ़ा है, P यहाँ पे कोई प्राइम है और जो अल्फ़ा है ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है, तो फिर इस ग्रुप को हम P ग्रुप कहेंगे अगर इसका हर एलिमेंट क्या हो, P एलिमेंट। और P एलिमेंट क्या है, जिस एलिमेंट के ऑर्डर को हम P पावर अल्फ़ा की फॉर्म में लिख सकें और यहाँ पे अल्फ़ा पे कंडीशन वही है ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। P ग्रुप को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि अगर एक फाइनाइट ग्रुप है G जिसका ऑर्डर क्या हो, P पावर अल्फ़ा, मतलब प्राइम की कोई पावर हो और अल्फ़ा पे कंडीशन है कि ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होना चाहिए। और अगर G का हर एलिमेंट क्या है, P एलिमेंट। और P एलिमेंट किसको कहते हैं, उस एलिमेंट को जिसके ऑर्डर को हम P की पावर अल्फ़ा की फॉर्म में लिख सके, मतलब P प्राइम और अल्फ़ा पे कंडीशन है ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, तो उसको हम P ग्रुप का नाम देते हैं। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं मैक्सिमल सब ग्रुप। तो मैक्सिमल सब ग्रुप को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि अगर G एक ग्रुप है और H उसका सब ग्रुप है, देन H इज मैक्सिमल सब ग्रुप ऑफ G if it does not properly contained in proper subgroups of G। G एक ग्रुप है, H उसका सब ग्रुप है। ये कब मैक्सिमल सब ग्रुप होगा G का, अगर ये G के किसी और प्रॉपर सब ग्रुप में कंटेन ना कर सके। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँगा V4 की। V4 में एलिमेंट्स हैं जी E A B A B। लेट्स सपोज ये मैंने एलिमेंट्स ले लिए हैं V4 के। अब इसके सब ग्रुप्स मैं लेने लगा हूँ। H1 मैं ले रहा हूँ जिसमें आइडेंटिटी है और A है। H2 मैं ले लेता हूँ जिसमें आइडेंटिटी है और B है। H3 मैं ले लेता हूँ जिसमें आइडेंटिटी है और A B है। अब अगर मैं बात करूँ H1 की, तो H1 V4 का सब ग्रुप तो है ही, लेकिन ये मैक्सिमल भी होगा। क्यों? क्योंकि H1 इसके किसी और सब ग्रुप में कंटेन नहीं करता। मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैं V4 के सब ग्रुप H1 की बात करूँ तो वो मैक्सिमल सब ग्रुप होगा,
क्यों? क्योंकि ये किसी और सब ग्रुप में कंटेन नहीं कर रहा। सिमिलरली H2 और H3 भी, ये तीनों V4 के मैक्सिमल सब ग्रुप हैं। अब हम बात करते हैं सिलो P सब ग्रुप की। इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, लेट G be a finite P group, then a maximal P subgroup is called सिलो P सबग्रुप। देखें, सिलो P सबग्रुप को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि अगर G एक फाइनाइट P ग्रुप है, P ग्रुप का मतलब क्या है कि एक तो इसका ऑर्डर भी प्राइम की पावर होगी और इसका हर एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो भी प्राइम की कुछ पावर होगा। अगर G एक P ग्रुप है फाइनाइट, इसका जो मैक्सिमल P सब ग्रुप होगा, मतलब मैक्सिमल P ग्रुप हो और उसका मैक्सिमल जो P सब ग्रुप होगा वो क्या होगा? सिलो P सब ग्रुप। ये बात क्लियर हो गई। अब हमारे पास चूँकि ग्रुप ऑफ कटर्नियंस गिवन है, इसके हमने सिलो 2 सब ग्रुप फाइंड करने हैं। ग्रुप ऑफ कटर्नियन क्या है जी? +-1 +-i +-j +-k। इसका ऑर्डर कितना है? 8। अब 8 की करें हम प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2⁻3। नाउ ऑर्डर ऑफ सिलो 2 सब ग्रुप कितने होंगे? 2⁻3 8, जो कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा ग्रुप गिवन था जिसका ऑर्डर 8 था। लेट्स सपोज अगर एक ऐसा ग्रुप है जिसका ऑर्डर है 60, अगर इसके हमने सिलो सब ग्रुप्स फाइंड करने हैं तो उसका मेथड क्या होगा? ये भी आप देख लें। इसकी करें प्राइम फैक्टराइजेशन, ये होगा 3 0 1 5 3 5 और 5 1। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर 60 है, उसके कौन कौन से सिलो सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हैं? सिलो 2 सब ग्रुप, सिलो 3 सब ग्रुप और सिलो 5 सब ग्रुप। अब यहाँ पे हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ सिलो 2 सब ग्रुप क्या होगा? 2 की पावर 2 4। पहले वाले केस में तो चूँकि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू ही एक थी जिसकी पावर 3 थी, तो वो सिर्फ सिलो 2 सब ग्रुप था जिसको हमने लिख दिया जिसका ऑर्डर 8 है। यहाँ पे देखें 2 की पावर 2 है तो सिलो 2 सब ग्रुप के ऑर्डर क्या होगा? 4। इसके बाद ऑर्डर ऑफ सिलो 3 सब ग्रुप वो कितना होगा? 3 की पावर 1 3, इसका ऑर्डर 3 होगा। और उसके बाद ऑर्डर ऑफ सिलो 5 सब ग्रुप 5 की पावर 1 है तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 5। तो इस तरह से आपके पास कोई भी ग्रुप आ जाए फाइनाइट ग्रुप, उसका अगर ऑर्डर आपको पता है तो आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें। तो इस तरह से आप उसके जो सिलो सब ग्रुप्स हैं उनकी टाइप और उनके ऑर्डर्स इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो MCQ नंबर 66 में उसने हमें ये कहा था कि ऑर्डर ऑफ सिलो 2 सब ग्रुप ऑफ Q8, जो ग्रुप ऑफ कटर्नियन है उसके सिलो 2 सब ग्रुप का ऑर्डर फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमने देखा P ग्रुप क्या होता है, उसके बाद मैक्सिमल सब ग्रुप देखा, फिर सिलो P सब ग्रुप देखा। चूँकि ग्रुप ऑफ कटर्नियंस का ऑर्डर 8 है तो 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने जब करी तो वो आई 2 की पावर 3। तो ऑर्डर ऑफ सिलो 2 सब ग्रुप क्या आया? 2⁻3 8। सिमिलरली मैंने आपको बताया कि कितने भी ऑर्डर का अगर आपके पास ग्रुप आ जाए फाइनाइट ग्रुप, तो उसका हम जो सिलो सब ग्रुप्स हैं वो इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। उनकी टाइप कि 2 सिलो सब ग्रुप है या 3 है या 5 है, और उनके ऑर्डर्स हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि MCQ नंबर 66 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम MCQ नंबर 67 को सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आइडियल इन R। 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन हैं, हमने ये बताना है कि R में कौन सी ऑप्शन आइडियल है।
ए ऑप्शन है जी सेट ऑफ इंटीजर, बी ऑप्शन में हमारे पास एक सेट है जिसमें ज़ीरो है, और सी ऑप्शन है सी सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, और डी ऑप्शन है क्यू विच इज़ सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो आइडियल को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि रिंग क्या होता है, फिर हम आइडियल की बात करेंगे। रिंग को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, a non-empty set R is called ring if binary operation addition and multiplication are डिफाइंड एज। एक नॉन एम्प्टी सेट आर जिसको हम रिंग कहेंगे अगर उसमें दो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन किस तरह से डिफाइन हो, इसकी तीन कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि आर इज आ सेमी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये डॉट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेमी ग्रुप की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे वो सेमी ग्रुप होता है। दूसरी कंडीशन है आर इज एबिलियन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और तीसरी कंडीशन है जी लेफ्ट and right distributive properties holds। पहली कंडीशन तो हमने देख ली ना कि आर सेमी ग्रुप हो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। दूसरी कंडीशन ये है कि आर अबिलियन हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और अबिलियन आपको पता है चार प्रॉपर्टीज ग्रुप वाली, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स, और पांचवी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव, फिर वो ग्रुप एबिलियन बन जाता है। तो आर एबिलियन हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और तीसरी कंडीशन है लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज होल्ड करनी चाहिए। ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? ए बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और सिमिलरली जो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है दिस इज बी ए प्लस सी ए। ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जिसमें बाइनरी ऑपरेशंस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इस तरह से डिफाइन हो, ये तीन कंडीशन को वो नॉन एम्प्टी सेट फुलफिल करे तो उसको हम रिंग कहेंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं आइडियल की। आइडियल क्या होता है? आइडियल को हम डिफाइन करते हैं a non-empty subset I of ring R is called ideal if दो कंडीशन है इसकी, ए और बी दो एलिमेंट आपने उठाने हैं आई में से और उनका सब्ट्रैक्शन आई से बिलोंग करना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि एक एलिमेंट आप उठाएं आई से, एक एलिमेंट उठाएं आर से, और इन दोनों का प्रोडक्ट ए आर भी आई से बिलोंग करना चाहिए और आर ए भी, मतलब कम्यूट करवाना दोनों को। ए आर भी आई से बिलोंग करना चाहिए और आर ए भी आई से बिलोंग करना चाहिए। तो आइडियल को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि अगर हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट है आई रिंग आर का, आर रिंग है जो भी हमने डिफाइन किया है, उसका अगर एक नॉन एम्प्टी सबसेट आई है तो वो कब आइडियल होगा? जब इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। पहली कंडीशन क्या है कि आई में से दो आप एलिमेंट उठाएं, उनका सब्ट्रैक्शन भी आई से बिलोंग करना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि एक एलिमेंट आपने आई में से उठाना है, एक आर में से उठाना है, और उनका प्रोडक्ट किस तरह से, एक दफ़ा ए इंटू आर, दूसरी दफ़ा आर इंटू ए, दोनों आई से बिलोंग करने चाहिए। उस सूरत में ये जो नॉन एम्प्टी सबसेट आई होगा इसको हम आइडियल का नाम देंगे। ये बातें क्लियर हो गई। अब हम आते हैं वापस स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट में उसने हमें ये कहा था कि आपने बताना है कि हमारे पास ऑप्शंस में जो सेट्स गिवन हैं इनमें से कौन सा सेट आर में आइडियल है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जी की,
अगर ये आर में आइडियल है तो इसको ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो पहली कंडीशन को मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं दूसरी कंडीशन को देख लेता हूँ, क्योंकि दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। इसमें देखें, आपने एक एलिमेंट उठाना है आई में से, यहाँ पे हमारा आई क्या है, जी। इसमें से आप कोई भी एक एलिमेंट उठा लें, लेट्स सपोज मैं 2 उठाता हूँ, बिलोंग्स टू जी। और एक एलिमेंट आपने उठाना है आर से, यहाँ पे हमारा आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ से लेट्स सपोज मैं ले लेता हूँ 1/3 बिलोंग्स टू आर। इन दोनों का प्रोडक्ट किस में जाना चाहिए, आई में। यहाँ पे हमारा आई है जी, तो 2 × 1/3, दिस इज़ 2/3, और ये तो बिलोंग नहीं करता जी से। तो अगर इसकी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर पहली हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं ना होती तो फिर वो आइडियल नहीं होगा। इसका मतलब है जी आइडियल नहीं है आर का। इसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम इसकी बात करते हैं, विच इज़ सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर सी। तो अगर आप आइडियल की डेफिनेशन पे गौर करें, जिसको हमने आइडियल कहना है वो क्या होना चाहिए, आर रिंग का सबसेट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये जो सी है ये तो सबसेट ही नहीं है आर का, तो इसका मतलब है फिर इसको तो हम डिस्कस ही नहीं करेंगे। पहली जो कंडीशन है आइडियल की वो ये है कि आर रिंग जो है उसका हमने सबसेट उठाना है, नॉन एम्प्टी। तो यहाँ पे जो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है ये आर का सबसेट ही नहीं है। तो अगर ये सबसेट ही नहीं है तो हम आगे बात ही नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है ये जो सी ऑप्शन है ये भी इसकी करेक्ट नहीं हो सकती। अब हम बात करते हैं डी ऑप्शन में जो सेट है क्यू, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर के लिए भी मैं यही कंडीशन को यहाँ पे चेक करता हूँ। अब आई हमारा यहाँ पे क्या है, क्यू में से आपने कोई एलिमेंट उठाना है विच इज सेट ऑफ रैशनल नंबर। यहाँ से मैं कोई रैशनल नंबर उठा लेता हूँ, लेट्स सपोज 1/2, ये बिलोंग कर रहा है क्यू से। और एक मैं एलिमेंट उठाऊंगा आर में से, √2 बिलोंग्स टू आर। इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट लेंगे 1/2 × √2, ये बन जाएगा 1/√2। तो ये तो क्यू से बिलोंग नहीं करता, √2 एक इर्रेशनल नंबर है। तो जबकि हमारे पास कंडीशन क्या थी कि प्रोडक्ट किस में जाना चाहिए, आई में। आई यहाँ पे है सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो प्रोडक्ट तो आई में नहीं गया, मतलब क्यू में नहीं गया। इसका मतलब है क्यू भी आइडियल नहीं है आर में। तो इसके बाद सिर्फ ये एक ऑप्शन बचती है जिसमें एक ही एलिमेंट है 0। तो ये एक रिज़ल्ट है कि ये सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो 0, इट इज़ ट्रिवियल आइडियल इन आर। तो फिर इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो एमसीक्यू नंबर 67 में उसने हमें ये कहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल इन आर। हमारे पास ऑप्शंस में 4 सेट दिए गए थे, हमने बताना था कि कौन सा सेट आर में आइडियल है। आइडियल को डिस्कस करने से पहले हमने रिंग की डेफिनेशन देखी, फिर हमने आइडियल को डिफाइन किया, और आइडियल में हमने देखा कि आर अगर एक रिंग है उसका कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट आइडियल होगा अगर वो इन 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाएगा। तो यहाँ से हमने 1 बाय 1 चेक किया, जी भी इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, ना सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहा था और ना ही सेट ऑफ रैशनल नंबर कर रहा था। तो फिर हमारे पास बाकी कौन सी ऑप्शन बचती है, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें सेट है एक ही एलिमेंट वाला, वो है 0। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट है, इट इज़ ट्रिवियल आइडियल इन आर, ये आर में आइडियल है। तो एमसीक्यू नंबर 67 का फिर बी ऑप्शन करेक्ट था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये एमसीक्यू भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यू नंबर 68 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, जी ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में है G7, ऑप्शन सी में है Q, और ऑप्शन डी है सेट ऑफ M2 ऑफ 2 × 2 मैट्रिसेस विद इंटीजर एलिमेंट्स। हमने ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा सेट इंटीग्रल डोमेन नहीं है। तो इंटीग्रल डोमेन को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ज़ीरो डिवाइज़र क्या होता है। ज़ीरो डिवाइज़र, इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, लेट R इज़ अ फील्ड, R अगर एक फील्ड है, देन अ नॉन ज़ीरो एलिमेंट, लेट्स सपोज वो एलिमेंट A है, इज़ कॉल्ड ज़ीरो डिवाइज़र
for which B belongs to R we have A B equals to 0 और यहाँ पे B भी आपका नॉन ज़ीरो है। तो ज़ीरो डिवाइज़र को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, R इज़ अ फील्ड आप जानते हैं ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अबिलियन हो, उसको हम फील्ड का नाम देते हैं। तो R अगर एक फील्ड है, उसका एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट अगर आप A लेते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एक और नॉन ज़ीरो एलिमेंट मिले B, दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए, ज़ीरो के, तो फिर हम कहेंगे कि A जो है वो इसका ज़ीरो डिवाइज़र है। अब हम आगे देखते हैं इंटीग्रल डोमेन क्या है। इंटीग्रल डोमेन इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, आ रिंग विच हैज़ नो ज़ीरो डिवाइज़र। ऐसा रिंग जिसका कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र एग्जिस्ट ना करे उसको हम इंटीग्रल डोमेन का नाम देते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं अपनी स्टेटमेंट पे। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है और हमने बताना है कि कौन सी ऑप्शन इंटीग्रल डोमेन नहीं है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जी की, विच इज़ सेट ऑफ इंटीजर्स। तो जी अगर आप गौर करें इंटीग्रल डोमेन है। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि इसका आप कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ले लें उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसको दोनों से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास रिजल्ट क्या आए, ज़ीरो, जो कि हमने ज़ीरो डिवाइज़र की डेफिनेशन में पढ़ा है। तो चूँकि जी के अंदर हमारे पास ऐसे कोई भी दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे हमें जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर ज़ीरो आ जाए, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जी इज़ एन इंटीग्रल डोमेन। क्योंकि ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है तो फिर ये इंटीग्रल डोमेन है। लेकिन हमने तो यहाँ पे देखना है कि कौन सा ऑप्शन इंटीग्रल डोमेन नहीं है, तो ए ऑप्शन तो इसका नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं Z7 की। अब Z7 के लिए हमारे पास यहाँ पे एक रिजल्ट है ZP और P यहाँ पे है प्राइम। Z के साथ यहाँ पे जब भी कोई प्राइम नंबर होगा वो फील्ड बनाएगा, ये एक रिजल्ट है। तो Z7 चूँकि एक प्राइम नंबर है, Z7 फील्ड होगा और फील्ड में ज़ीरो डिवाइज़र एग्जिस्ट नहीं करता। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी Z7 में हमारे पास ऐसे दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास रिजल्ट ज़ीरो आता है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी A और B का प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल है और यहाँ पे A और B ये दोनों नॉन ज़ीरो हैं। ये मैंने कहाँ से उठाए हैं, Z7 में से, और ये फील्ड है। तो फील्ड में चूँकि इनके इन्वर्स भी पड़े होंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें A इन्वर्स से, क्योंकि A और B मैंने उठाए हैं किस में से, Z7 में से। और Z7 चूँकि फील्ड है तो इसका इन्वर्स भी तो इसमें होगा ना, A इन्वर्स बिलोंग्स टू Z7। तो इस तरह से ये तो आ गया आइडेंटिटी B और ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो, तो ये कंट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि हमने तो कहा था कि B नॉन ज़ीरो है, तो ये B ज़ीरो आ गया। इसका मतलब है Z7 और Z इन दोनों में ज़ीरो डिवाइज़र एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर ज़ीरो डिवाइज़र एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर ये दोनों इंटीग्रल डोमेन है। बी ऑप्शन भी इसका करेक्ट नहीं हो सकता। सी ऑप्शन हमारे पास है सेट ऑफ रैशनल नंबर। अब इसको हम देखते हैं, और आप ये जानते हैं कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है ये भी फील्ड बनाते हैं। फील्ड का मैंने आपको अभी बता दिया, ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अबिलियन ग्रुप बनाए, तो उस नॉन एम्प्टी सेट को हम फील्ड का नाम देते हैं। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर भी फील्ड बनाते हैं और फील्ड में ज़ीरो डिवाइज़र एग्जिस्ट नहीं करता, नो ज़ीरो डिवाइज़र। यहाँ पे मैंने आपको कंट्राडिक्शन से ये प्रूव भी कर दिया। अब लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचती है सेट ऑफ M2 ऑफ 2x2 मैट्रिसेस विद इंटीजर एलिमेंट्स। ऐसा सेट जिसमें 2x2 की मैट्रिसेस पड़ी हों और उसके एलिमेंट्स कहाँ से आएँ, सेट ऑफ इंटीजर से। तो क्या हमारे पास ऐसी दो मैट्रिसेस एग्जिस्ट करती हैं जो नॉन ज़ीरो हों, ऑर्डर 2x2 की, उनके एलिमेंट्स हों इंटीजर के, मल्टीप्लाई करें अगर उनको तो आंसर ज़ीरो आ जाए। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं दो मैट्रिसेस लेने लगा हूँ। ए मैट्रिक्स है मेरे पास,
जिसमें एलिमेंट्स हैं लेट्स सपोज 1 2 3 6, और बी मैट्रिक्स में ले लेता हूँ जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 4 -1 2, इसको -2 कर लें। इनका हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। 1 × 2 2, 2 × -1 -2, 1 × 4 4, 2 × -2 -4, 3 × 2 6, 6 × -1 -6, 3 × 4 12, 6 × -2 -12। तो ये देखिए हमारे पास क्या आंसर आया है, नल मैट्रिक्स। ए और बी दोनों नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स थे, लेकिन उनका प्रोडक्ट क्या आया है, नल मैट्रिक्स, ये ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये है कि इस सेट में हमारे पास दो ऐसे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स मिल गए हैं जिनका प्रोडक्ट क्या है, ज़ीरो। मतलब इसमें ज़ीरो डिवाइज़र है। तो अगर इसमें ज़ीरो डिवाइज़र है तो फिर ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है, बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल डोमेन, कि अगर ज़ीरो डिवाइज़र हो तो फिर वो इंटीग्रल डोमेन नहीं होगी। अगर ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है तो फिर हम उसको इंटीग्रल डोमेन कहेंगे। तो इसका मतलब है कि 68 नंबर पे जो एमसीक्यूज़ है उसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। M2 एक सेट है जिसमें 2 × 2 की मैट्रिसेस पड़ी हुई हैं और उनके एलिमेंट्स क्या हैं, इंटीजर। तो एमसीक्यू नंबर 68 में उसने हमसे ये पूछा था कि कौन सा सेट इन चारों ऑप्शंस में से इंटीग्रल डोमेन नहीं है। इंटीग्रल डोमेन से पहले हमने देखा कि जीरो डिवाइज़र क्या होता है। इंटीग्रल डोमेन को हमने देखा कि ऐसी रिंग जिसका कोई भी जीरो डिवाइज़र ना हो उसको हम इंटीग्रल डोमेन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा जी भी इंटीग्रल डोमेन है क्योंकि इसका भी जीरो डिवाइज़र एग्जिस्ट नहीं करता। सिमिलरली Z7 को हमने इस रिजल्ट के मुताबिक फील्ड कह दिया। ZP जब भी यहाँ पे प्राइम होगा तो ये फील्ड बनाएंगे, और फील्ड में जीरो डिवाइज़र एग्जिस्ट नहीं करता। ये मैंने आपको कंट्राडिक्शन से भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है Q, ये भी फील्ड बनाते हैं और फील्ड में जीरो डिवाइज़र नहीं होता। तो इसका मतलब है कि ये जो डी ऑप्शन है इसमें हमारे पास एक ऐसे दो एलिमेंट्स मिल गए जो दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स थे, लेकिन उनका प्रोडक्ट क्या आया, ज़ीरो। तो बाय डेफिनेशन ऑफ ज़ीरो डिवाइज़र हमें इस सेट में ज़ीरो डिवाइज़र मिल गया है। इसका मतलब है ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है, जो कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एमसीक्यू नंबर 68 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यू नंबर 69 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फील्ड। चार ऑप्शन हमारे पास गिवन है, हमने बताना है कि इसमें कौन सी ऑप्शन फील्ड है। ऑप्शन ए में हमारे पास एक सेट है a+b² और a और b आपके बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर से। बी ऑप्शन है जिसमें q में से माइनस किया है 0 को, q सेट ऑफ रैशनल नंबर है। सी ऑप्शन में है सेट ऑफ इंटीजर्स और डी ऑप्शन है Z6। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि फील्ड क्या है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस एमसीक्यू में बताया कि ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जो अबिलियन ग्रुप हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, उसको हम फील्ड का नाम देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। आ नॉन एम्प्टी set is called field अगर ये अबिलियन हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी। तो इसकी जो डी ऑप्शन है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये है Z6 और अभी हम प्रीवियस एमसीक्यू में एक रिज़ल्ट पढ़ के आए हैं कि अगर मेरे पास ये हो ZP और P यहाँ पे है प्राइम, तो फिर ये क्या होगा, फील्ड। अगर यहाँ पे कोई प्राइम नंबर आ जाए तो फिर ये क्या बनाएंगे, फील्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे देखें ये है Z6, तो 6 प्राइम नंबर तो नहीं है। प्राइम नंबर के अलावा जितने भी कंपोजिट नंबर हैं वो फील्ड नहीं बनाते। तो Z6 जो है ये तो फील्ड नहीं हो सकता, डी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। फिर हम बात करते हैं Z की। अब ये जो सेट ऑफ इंटीजर है इसमें अगर आप गौर करें, जितने भी हमारे पास इसमें एलिमेंट्स हैं उनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते। जबकि फील्ड की डेफिनेशन में हमने देखा है कि इसको अबिलियन ग्रुप होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी ही नहीं होल्ड करेगी, हर एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए ना। तो इसमें आप कोई भी एलिमेंट ले लें, फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 का इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। इसका मतलब है जो सेट ऑफ इंटीजर है ये फील्ड नहीं है। इसके बाद ये जो हमारे पास बी ऑप्शन में गिवन है Q माइनस सेट ऑफ
रैशनल नंबर में से 0 को माइनस किया हुआ है। तो अगर मैं इसमें से 0 को माइनस कर दूं, अब बिलियन होना है ना विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होने के लिए इसमें एडिटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो 0 को तो हम इसमें से माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब है ये भी हमारे पास फील्ड नहीं होगा। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचती है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि एक सेट है जिसमें इस तरह के एलिमेंट्स हैं a + b स्क्वायर रूट 2। तो ये एक्चुअली जनरेट हो रहा है इस फील्ड से q ऑफ स्क्वायर रूट 2। इससे जनरेट होने वाला जो सेट होगा वो इस फॉर्म का होगा, और ये जो सेट है ये बिलियन होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी। इसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ आप इस पे चेक कर सकते हैं इजीली। तो इसका फिर ए ऑप्शन करेक्ट है। तो MCQ नंबर 69 में उसने हमसे ये पूछा था कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा सेट फील्ड है। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि फील्ड एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट होता है जो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फील्ड हो। तो यहाँ पे हमने Z6 को देख लिया, ये फील्ड नहीं है, क्योंकि फील्ड सिर्फ तब होगा जब यहाँ पे हमारे पास प्राइम नंबर आएगा। फिर Z भी प्राइम नहीं है, क्योंकि इसमें तमाम एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते। और फिर ये जो बी ऑप्शन में हमारे पास गिवन है, Q में से अगर 0 माइनस कर दें तो फिर इसमें एडिटिव इन्वर्स नहीं होगा 0। फिर हमारे पास ये ए ऑप्शन बचती है, और हमने ये देखा कि ये एक्चुअली इक्वल है q ऑफ स्क्वायर रूट 2 से। इससे जनरेट होने वाला जो सेट है वो इस तरह का होगा, और ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी अबिलियन ग्रुप होगा और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी। आप इसकी प्रॉपर्टीज लगा के इसको चेक कर सकते हैं। तो फिर इसलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये MCQ भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम आज के इस लेक्चर का लास्ट MCQ डिस्कस करते हैं, विच इज़ MCQ नंबर 70। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेक्टर स्पेस। हमने ये बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन वेक्टर स्पेस नहीं है। ऑप्शन ए है R ऑफ R, ये है R ऑफ Q, R ऑफ C और C ऑफ Q। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे वेक्टर स्पेस को डिफाइन करते हैं। Let F be a field and V be a non-empty set whose elements an operation of addition is defined. Suppose for every A belongs to F and V belongs to capital V, AV belongs to V, then V is called vector space over F। और इसको हम इस तरह से लिखते हैं V ऑफ F if following axioms holds। कौन कौन से एक्सियम्स हैं? पहला एक्सियम है V is an abelian group अंडर एडिशन। दूसरी ऑप्शन है A इंटू वी प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू AV प्लस AW, A इंटू BV इक्वल्स टू AB इंटू V। और फोर्थ ऑप्शन है मेरे पास 1 डॉट V इक्वल्स टू V एंड 1 बीइंग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ F। अब यहाँ पे A और B ये फील्ड के एलिमेंट्स हैं और V और W ये बिलोंग कर रहे हैं इस नॉन एम्प्टी सेट V से। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अगर F एक फील्ड है और V एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसके एलिमेंट्स पे एडिशन के ऑपरेशन डिफाइन होने हैं। सपोज फॉर एवरी A बिलोंग्स टू F
एंड v बिलोंग्स टू v। एक एलिमेंट आपने उठाना है फील्ड से जो कि स्केलर होगा, और एक एलिमेंट आपने उठाना है इस v नॉन एम्प्टी सेट से जो कि एक वेक्टर होगा। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, और इसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, ये किससे बिलोंग करनी चाहिए, v से। और फिर हम ये कहेंगे कि जो v है ये वेक्टर स्पेस है ओवर f, जिसको इस सिंबल से भी डिनोट किया जाता है अगर ये 4 एक्सिम्स को सेटिस्फाई करता है। अब हम वापस आ जाते हैं स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट में चूँकि हमने बताना है कि कौन सा ऑप्शन वेक्टर स्पेस नहीं है, तो आपने इस कंडीशन को ज़रा गौर से देखना है। यहाँ पर देखें, हमारे पास ऑप्शन है R ऑफ R। इसका मतलब ये है कि हमने A उठाना है कहाँ से, फील्ड से। यहाँ पे हमारी फील्ड क्या है, R। इस R में से आपने एक स्केलर उठाना है और इस R में से आपने वेक्टर उठाना है, तो दोनों का प्रोडक्ट R से बिलोंग करेगा ना, क्योंकि दोनों ही R है। इसका मतलब है ये एक वेक्टर स्पेस है। अब हम बात करते हैं B की, ये है R ऑफ Q। यहाँ पे अब हमारी फील्ड क्या है, Q। स्केलर आपने उठाना है Q से और वेक्टर कहाँ से उठाना है, R से, और इन दोनों का प्रोडक्ट किससे बिलोंग करना चाहिए, R से, क्योंकि यहाँ पे हमारा R इस डेफिनेशन के मुताबिक V है ना, और इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो किससे बिलोंग करने चाहिए, R से। तो ये बिलोंग करेंगे, क्यों, क्योंकि Q सबसेट है R का, तो जो एलिमेंट इससे आएगा वो इससे तो बिलोंग करेगा ना। इसका मतलब है बी ऑप्शन बी वेक्टर स्पेस है। अब हम बात करते हैं सी ऑप्शन की। सी ऑप्शन में देखें, यहाँ पे हमारी फील्ड क्या है, सी, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ से आपने एक स्केलर उठाना है और यहाँ से आपने एक एलिमेंट उठाना है जो कि वेक्टर की फॉर्म में होगा। इस डेफिनेशन के मुताबिक यहाँ पे हमारा वी क्या है, आर, और इन दोनों का प्रोडक्ट किससे बिलोंग करना चाहिए, आर से, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि सी तो कंटेन नहीं कर रहा ना आर में। सी बड़ा सेट है, सी आर का सबसेट नहीं है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर से बड़ा है। तो जब सी और आर का प्रोडक्ट होगा वो आर से तो बिलोंग ही नहीं कर सकता। ये वाली जो कंडीशन है मेरे पास कि ए एलिमेंट है फील्ड का और वी बिलोंग कर रहा है वी से, इन दोनों का प्रोडक्ट v से बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पे हमारी फील्ड क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये सेट R है जहाँ से हमने वेक्टर उठाना है। तो इन दोनों की जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो तो C से बिलोंग करेगी क्योंकि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो R से बिलोंग नहीं कर सकती। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर R में कंटेन नहीं करते, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा सेट है। तो इसका मतलब है ये जो C ऑप्शन है ये वेक्टर स्पेस नहीं होगी। अब ये जो लास्ट ऑप्शन है हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारी फील्ड क्या है, Q, तो इसमें से आपने स्केलर उठाना है और यहाँ से आपने एक वेक्टर उठाना है, और इन दोनों का प्रोडक्ट किस में जाना चाहिए, C में। तो ये जाएगा, क्यों, क्योंकि Q जो है ये सबसेट है C का, C बड़ा सेट है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से हम जो स्केलर उठाएंगे और यहाँ से जो वेक्टर उठाएंगे उन दोनों का प्रोडक्ट C से बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि इन दोनों के प्रोडक्ट में हमारे पास स्केलर आया है रैशनल नंबर के सेट से और वेक्टर आया है इस सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो वो C से बिलोंग करेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो वेक्टर V है वो C है। तो इसका मतलब है डी ऑप्शन में जो गिवन है C ऑफ Q ये भी वेक्टर स्पेस होगा। तो फिर C ऑप्शन इसकी करेक्ट है, विच इज़ R इंटू C, ये वेक्टर स्पेस नहीं है। तो MCQ नंबर 70 में उसने हमसे ये पूछा था कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन वेक्टर स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन को डिस्कस कर लिया, और इसमें हमने ये देखा कि अगर एक एलिमेंट आप फील्ड से उठाते हैं और एक V जो कि एक नॉन एम्प्टी सेट है, इन दोनों का प्रोडक्ट किससे बिलोंग करना चाहिए, इसी V से। तो यहाँ पे हमने इनको वन बाय वन चेक कर लिया। ये जो C ऑप्शन है इसमें अगर आप ये C आपकी फील्ड है, यहाँ पे C फील्ड है ना, जैसे यहाँ पे F फील्ड था, तो यहाँ पे C फील्ड है, इस फील्ड से आप एक स्केलर उठाएं और इस R से वेक्टर उठाएं, तो ये किससे बिलोंग करना चाहिए, R से, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर R में कंटेन नहीं कर रहा। तो इन दोनों से जो हमने स्केलर और वेक्टर उठाए हैं उनका प्रोडक्ट R से बिलोंग नहीं करेगा, वो C से बिलोंग करेगा, इसलिए C ऑप्शन में जो हमारे पास गिवन है ये वेक्टर स्पेस नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि MCQ नंबर 70 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, और आज की इस वीडियो में हमने MCQ नंबर 61 से 70 तक सॉल्व किए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम MCQs आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे।